नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस पे। और पैनक्रियाटाइटिस पे बात करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैनक्रियाज क्या है। पैनक्रियाज हमारी छोटी आंत से लगा हुआ एक छोटा सा ऑर्गन होता है, अंग होता है, जिसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है, निकलता है और जो शुगर को कंट्रोल करता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति की शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का टीका लगता है। तो ये वही पैनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन निकलता है, जिसको हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। तो पैनक्रियाटाइटिस होता क्या है? पैनक्रियाटाइटिस वो चीज़ है जिसमें ऐसी अवस्था है जिसमें पैनक्रियाज में सूजन हो जाती है, या यूँ कहिए कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो पैनक्रियाज की सूजन की अवस्था या इन्फ्लेमेशन की जो अवस्था है, इसको पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो ये होता क्यों है? इसका जो कारण है वो कुछ ऐसे है। यदि कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी के पित्ते में पथरी है और उस पथरी का जो प्रॉपर इलाज समय से नहीं किया, चाहे वो मेडिसिन से चाहे वो सर्जरी से, तो जो पैनक्रियाज, जो गाल ब्लैडर की पित्ती की पथरी की जो इन्फेक्शन है वो पैनक्रियाज में आ जाती है, जिससे पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तीसरा है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून कैसे होता है, ऑटो इम्यून डिजीज किस तरह होती है, उसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद आता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाए। कई लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम की गोलियां ही खाते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्लड में टीजीएल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, तो उससे भी पैनक्रियाटाइटिस होता है। और अनावश्यक केमिकल ड्रग खाने से, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सर्दी जुकाम बुखार दर्द की दवाइयाँ स्टोर से ले करके बिना किसी डॉक्टर की सलाह से वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो पैनक्रियाटाइटिस जब हो जाता है तो इसमें तकलीफ़ क्या होती है? कैसे आप जज करोगे कि इसको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है या हुआ है? तो उसमें होता क्या है कि मरीज के पेट में बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है, और वो बहुत जो है जोर का दर्द होता है, और मरीज को बुखार आता है, उसको उल्टी आती है। बार बार उल्टी आने से मरीज कुछ खा नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका जो है वज़न कम हो जाता है और उसको कमज़ोरी आ जाती है। अब इसका जो एक टेस्ट होता है, जो आप डायग्नोस्टिक टूल्स आप कह लो, तो उसमें क्या होता है कि पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, पेट का सीटी स्कैन होता है, और एमआरआई भी हो सकती है, और इंडोस्कोपी भी कई बार करनी पड़ती है। और ब्लड का टेस्ट होता है सीरम एमाइलेज और लाइपेज। अगर ब्लड में सीरम एमाइलेज लाइपेज एक लिमिट से ज़्यादा है, रेंज से ज़्यादा है, तो उससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को पैनक्रियाटाइटिस है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें, जिसको आप एलोपैथी कहते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है, चाहे आप गूगल पे सर्च करके अभी देख सकते हो, उसमें लिखा है साफ साफ कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, ओनली सिम्टोमेटिक, केवल लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मान लो पेट दर्द की दवाई दिए, बुखार आ रहा है बुखार की दवाई दे दीजिए, दे दे, और उल्टी की दवाई दे दें, कुछ विटामिन्स, एंटासिड वगैरह वगैरह, या ड्रिप लगा दें। हाँ, एक चीज़ है, अगर किसी को पित्ते में पथरी है, उसकी वजह से बार बार पैनक्रियाटाइटिस का अटैक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी, पित्ते की सर्जरी ही सबसे बढ़िया और सटीक इलाज है। तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब यदि हम आयुर्वेदिक इलाज की बात करें, आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें, तो इसमें जो
आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो है लंघन चिकित्सा और कफज ग्रहणी चिकित्सा। जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो इसको भली भांति समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। लंघन चिकित्सा में क्या होता है कि व्यक्ति को या रोगी को बिल्कुल हल्का खाना जैसे लिक्विड या सेमी सॉलिड भोजन दिया जाता है ताकि उसके पेट में दर्द ना हो, उल्टी ना आए, और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती हैं। और धीरे धीरे इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के प्रयोग से धीरे धीरे यानी डाइट प्लान और आयुर्वेदिक औषधियों से वो मरीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ऐसे कई सारे मरीज़ हमने ठीक किए हैं। पैनक्रेटाइटिस के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है, जिसमें से आज एक केस जो एविडेंस प्रूफ के आधार पे आज हम उस एक केस का जिक्र करेंगे। एक पेशेंट मेल पेशेंट था जिसकी उम्र 29 साल थी, 39 ईयर्स ओल्ड। वो मेरे पास आया था 5 मई 2023 को। उस समय उसकी समस्या थी, पेट में दर्द होता था, बुखार होता था और उल्टी आती थी। और उसका जो टेस्ट हुआ था सीरम एमाइलेज और लाइपेज, उसमें जो सीरम एमाइलेज है वो था 448, 448, यानी यूँ कह लो कि लगभग 450। जो सीरम एमाइलेज का जो नॉर्मल जो लेवल होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, वो 140 के नीचे होना चाहिए, लेकिन उसका था 448। हमने 5 मई 2023 से उसका इलाज शुरू किया, आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया, उसको डाइट प्लान दिया और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ दी। तो 3 सप्ताह उसका इलाज किया और उसका 27 मई 2023 यानी 5 मई 2023 को जो सीरम एमाइलेज 448 आया था, दोबारा 27 मई 2023 को जब सीरम एमाइलेज का टेस्ट कराया उसमें आया 52, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब 21 दिन के ट्रीटमेंट से मरीज जो है पैथोलॉजिकली क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो गया। उसकी लगभग हमने 1.5 महीने दवाई चलाई थी। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो मरीज़ आज भी हमारे सुपरविज़न में है और आज तक दोबारा उसको पैनक्रेटाइटिस का अटैक नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है आज भी। तो इस केस का डिस्कशन करने का मेरा यही मकसद था कि आयुर्वेद में भी पैनक्रेटाइटिस का सफल इलाज है, ये बताने का मकसद मेरा था। अगले वीडियो में हम फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट पे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लेडीज के जो ब्रेस्ट में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, रसौली हो जाती हैं और बाद में जैसे बड़ी गांठ बन जाती है। पहले वो नॉन कैंसरस होती है, फिर कैंसर में बदल जाती है। तो ये सभी स्टेजेज के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों होता है, कैसे ये नॉन कैंसरस से कैंसरस में बदल जाता है और इसका सही समय पे क्या इलाज होना चाहिए कि जिससे ये बने ही ना, और अगर बन गई है तो शुरुआती स्टेज में ही इसका इलाज हो जाए ताकि ये कैंसर तक ना इसकी स्थिति आए। हम इस पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको या आपकी जानकारी में किसी को भी अगर पैनक्रेटाइटिस की समस्या है तो आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना इलाज ले सकते हैं। उनका सफलतापूर्वक इलाज करने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद है कि हम उस इलाज में सफल भी होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।